नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री बाबूराव भट्टराई जी और आप सब ने जिनको सुना, ऐसे हमारे 101 वर्षीय नौजवान पंडित रामकिशन जी, हमारे पूर्व सांसद और वरिष्ठ राजनेता आदरणीय केसी त्यागी जी, प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर राजकुमार जैन साहब, डॉक्टर दौलत सिंह जी, डॉक्टर रुचि सिंह जी और इस पूरे आयोजन के मूल आधार और प्रेरणा के केंद्र आदरणीय श्री रमाशंकर सिंह जी, इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य सज्जनों और सभी विद्यार्थी बेटे बेटियां और पत्रकार मित्रों, आज डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्मदिन है और लोहिया व्याख्यान माला में हम सब लोग लोहिया जी को स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पवित्र और पावन संयोग है। इस अवसर पर मैं स्वयं भी आप सबके बीच अपने आप को पाकर बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और इस अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब और राम मनोहर लोहिया जी को स्मरण करता हूँ और प्रभु से ये कामना करता हूँ हम सब समूचे देशवासियों को इन दोनों महापुरुषों के बताए हुए पर रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें, समृद्ध करें, जिससे कि हम उस रास्ते पर चलकर अपने देश की लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को और सशक्त और सुदृढ़ करने में कामयाबी हासिल कर सकें। दोनों महानुभावों के चरणों में अपनी ओर से बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि श्री रमाशंकर सिंह जी को मैंने जब पहले देखा तो वह एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उनसे मिलना हुआ। जीवन के अनेक उतार चढ़ाव और झंझावतों से जूझते हुए उन्होंने अपने आप को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित किया। यूं तो हमारा देश और मध्य प्रदेश बहुत बड़ा है, निजी क्षेत्र की बहुत सारी शैक्षणिक संस्थाएं आजीविका के लिए, धनार्जन के लिए संचालित होती ही रहती हैं। हम सब भी उनके साक्षी हैं। लेकिन रमाशंकर सिंह जी ने जब अपने आप को परिवर्तित किया तो ITM यूनिवर्सिटी और सारे प्रतिष्ठानों को सिर्फ प्रतिष्ठान नहीं समझा, अपने जीवन का एक मिशन समझा और अपने आप को उसके लिए संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। इसके लिए निश्चित रूप से वो अभिनंदन के पात्र हैं। ITM यूनिवर्सिटी में मेरा भी अनेक बार आना होता रहता है कार्यक्रमों के माध्यम से। यहाँ विद्या अध्ययन तो मूल पक्ष है ही, लेकिन विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो और संस्कार युक्त विकास हो और वैश्विक दौड़ में भी ITM का विद्यार्थी प्रतिस्पर्धा को पार करके विजय हासिल कर सके, इस दिशा में भी विश्वविद्यालय का हमेशा प्रयत्न रहता है। लोहिया व्याख्यान माला
इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, लेकिन इसके अतिरिक्त भी संस्कृति से संबंधित, साहित्य से संबंधित, हमारे आध्यात्म से संबंधित, संगीत से संबंधित अनेक कार्यक्रम की श्रृंखला विश्वविद्यालय में बनी हुई है, जिसमें बड़े बड़े विद्वान आते हैं, अपनी बात और प्रस्तुति रखते हैं, जिससे निश्चित रूप से विद्यार्थियों को प्रेरणा मिलती है, आगामी जीवन की दिशा मिलती है। और यही एक समग्र विचार रखने वाले संस्थान का कर्तव्य है, और मैं समझता हूं कि रमाशंकर जी के नेतृत्व में इस कर्तव्य की पूर्ति हमारे ग्वालियर की धरा पर हो रही है। यह हम सब लोगों के लिए प्रसन्नता की निश्चित रूप से बात है। आज लोहिया जी को स्मरण करने के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं समझता हूँ भट्टराई जी ने और हमारे सांसद जी ने और पहले रमाशंकर सिंह जी ने भी अनेक बातें उनके विषय में रखी। हम सब लोग के मन में हमेशा एक बात रहना चाहिए कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है, इसलिए अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान में कर्म करके और भविष्य को गढ़ने की योजना बनाना चाहिए। कई बार वर्तमान में असफलता जब हमारे मन में निराशा उत्पन्न करती है, तो हमारे पूर्वजों का जो अतीत है, जो अभावग्रस्त था, संघर्ष से भरा हुआ था, चुनौतियों से भरा हुआ था, अगर हम उस अतीत से प्रेरणा लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी निराशा दूर होगी और हम वर्तमान को भी अच्छा करेंगे और भविष्य को भी अच्छा करने में निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हमारे देश के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसे ही एक विरले व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने सामान्य परिवार में जन्म लेकर अभाव में जीवन यापन करके अपने विचार की ऊंचाई से अपने कृतित्व को न सिर्फ ऊंचा किया, वरन देश को और दुनिया को भी एक दिशा देने का सफलतापूर्वक दायित्व उन्होंने पूर्ण किया। हम सब जानते हैं कि एक समय था जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे। जब गुलाम थे तो आजादी मिलना हमारे पूर्वजों का यही एक उद्देश्य था, इसी के लिए संघर्ष था। पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, लोहिया जी, जयप्रकाश जी, अनेक लोग हैं नरम दल और गरम दल के, जिन्होंने आजादी के लिए काम किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा, और तब उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप यह महत्वपूर्ण और लहू से सनी हुई आजादी हम सब लोगों को प्राप्त हुई। आजादी प्राप्त करते समय भी और आजादी प्राप्त होने के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे जो देश की जमीन से जुड़कर विचार करते थे, उस पर अपना विचार व्यक्त करते थे और देश को दिशा देने का प्रयत्न करते थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको ऐसा लगता था कि आजादी मिलना चाहिए और आजादी के बाद सरकार में आना चाहिए और सरकार को संचालित करना चाहिए। सामान्य तौर पर सरकार में जो बैठता है उसको सरकार का, देश का संचालन तो करना ही पड़ता है और उसे करना ही चाहिए। लेकिन हमेशा
सत्ता में रहने वाले लोगों के मन में एक विचार हमेशा दीपक की तरह जलते रहना चाहिए कि सत्ता का संचालन एक पक्ष है, लेकिन व्यवस्था का परिवर्तन ये दूसरा पक्ष है। यह दूसरा पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है और इस पक्ष के लिए हमको पुरजोर तरीके से सरकार में रहकर भी अगर संघर्ष करना है तो इस दिशा में संघर्ष करना चाहिए और देश को अलग दिशा देने की कोशिश निश्चित रूप से करनी चाहिए। आप सबने लोहिया जी को सुना। आमतौर पर जब आजादी का संघर्ष चल रहा था तब भी उनका विचार देशज था, उनका विचार वैश्विक था। वो देश के गरीब से गरीब आदमी के बारे में विचार करते थे। और जब आजादी प्राप्त हुई तो आजादी प्राप्त होने के बाद वो इतने योग्य और गुणवान थे कि वो चाहते तो सत्ता की धारा के साथ जुड़ सकते थे, लेकिन सत्ता की धारा के साथ न जुड़ते हुए उन्होंने एक मजबूत विपक्ष की स्थापना भारतीय संसद में कर एक निश्चित रूप से मील का पत्थर कायम किया, जो हमारे लोकतंत्र की व्यवस्था को मजबूत बनाने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोहिया जी हमेशा इस बात के आग्रही थे कि जो व्यवस्थाएं हैं और व्यवस्थाओं को जिस दिशा में संचालित किया जा रहा है, इस दिशा में चलकर देश के सामने विद्यमान समस्याओं को समाधान नहीं मिलेगा और इसलिए संवाद के जरिए विमर्श होना चाहिए, खुला विमर्श होना चाहिए, जनता की समस्याएं सामने आना चाहिए और उनको सबको मिलकर काम करना चाहिए। उस कालखंड में आर्थिक समस्या तो हमारे देश के सामने रही, लेकिन साथ ही साथ गैर बराबरी की समस्या भी सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ी थी और इसलिए उस समय डॉक्टर लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत देश के सामने रखा। महिला और पुरुष के बीच में जो गैर बराबरी है वो समाप्त होनी चाहिए, गरीब और अमीर के बीच में जो बराबरी है वो समाप्त होनी चाहिए, जात पात के कारण जो गैर बराबरी है वो समाप्त होनी चाहिए। एक समता मूलक समाज, ममता से भरा हुआ, समरसता से भरा हुआ समाज हमारा भारतीय समाज बने तो हम दुनिया की तमाम सारी चुनौतियों से निपटने में निश्चित रूप से सक्षम हो सकेंगे। अभी रमाशंकर सिंह जी कह रहे थे कि हमको पढ़ाया जाता है देश 47 में आजाद हुआ। यह बात अपने आप में सही है, पढ़ाया तो यही जाता है, लेकिन यह भी सही है कि उस समय गोवा आजाद नहीं था, कर्नाटक का क्षेत्र पुर्तगालों के अधीन था। उसके लिए भी लोहिया जी की जो भूमिका है वो हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से प्रेरणास्पद है। उन्होंने गोवा आंदोलन के लिए अपने पग बढ़ाए और लोगों को इकट्ठा किया, सारे देश में आंदोलन किया, उसके बाद गोवा मुक्त हुआ। आजादी के बाद भी ये परिस्थिति हमारे देश में रही कि हमारे देश में कश्मीर को विशेष दर्जा था और कश्मीर में भी परमिट लेकर जाने की आवश्यकता थी। इस दिशा में भी हमारे पूर्वजों ने, जिनमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम लिया जा सकता है, और उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। परिणाम स्वरूप आज वो परमिट व्यवस्था भी समाप्त हो गई। आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि पूर्वजों के द्वारा दिए गए दिग्दर्शन और संघर्ष का परिणाम है कि आज हम एक भारत हैं, सशक्त भारत हैं और इस भारत को श्रेष्ठ भारत बनाना इस पीढ़ी के कंधों पर अवलंबित है। इस महान लक्ष्य को लेकर निश्चित रूप से हम सब लोगों को काम करने की आवश्यकता है। लोहिया जी को अनीश्वरवादी भी कहा जाता था। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। उनकी ये भी मान्यता थी कि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने गुणों से अपने आप को ईश्वर के रूप में पूजित बनाया। लेकिन लोहिया जी एक ऐसे अपवाद थे
कि किसी भी चीज को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर नहीं सोचते थे। भारतीय परिवेश और देशज परंपराओं के प्रति उनको बहुत अभिमान था और उनका बहुत समर्पण था, और वो साथ ही इस बात की भी लगातार कोशिश करते थे कि विदेश में कोई भी विचार अगर उत्पन्न हुआ है तो उसका क्रियान्वयन देश में नहीं होना चाहिए। यह उनकी भारतीयता के प्रति समर्पण का द्योतक है, और इसलिए लगातार लोहिया जी ने अपने व्यक्तित्व से और कृतित्व से दिशा देने का प्रयत्न किया। वो ईश्वरवादी नहीं थे, लेकिन आज उनके द्वारा प्रारंभ किया गया चित्रकूट में रामायण मेला आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो गया। राम के बारे में उनको पढ़ो, कृष्ण के बारे में उन्हें पढ़ो, शिव के बारे में उन्हें पढ़ो, और वो राजनीतिक व्यक्ति के साथ साथ तमाम सारे धर्म स्थलों पर जाकर उनका दर्शन करना, उनका अध्ययन करना। अगर वो उपेक्षित हैं तो वहां जो अपेक्षित विकास की आवश्यकता है वो सरकार अपनी जिम्मेवारी पर ले, समाज अपनी जिम्मेवारी पर ले, इसके लिए वो हमेशा आग्रही रहे। और उसका परिणाम है कि एक कालखंड ऐसा भी आया कि परस्पर विरोधी विचारों के विद्वान, एक तरफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी और दूसरी तरफ जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लेकिन दोनों विद्वान थे, दोनों पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं थे, दोनों प्रगतिशील विचारों के पोषक थे और देश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहते थे, और अगर कहीं गलत है तो उस गलती को भी स्वीकार करना चाहते थे। और उसी का परिणाम हुआ कि दीनदयाल जी और लोहिया के बीच में एक समन्वित रास्ता अख्तियार हुआ। उस कालखंड के लोग कहते हैं कि शायद लोहिया जी जीवित रहते तो आने वाले कल में जो चुनाव लोकसभा का होता, शायद वो भारतीय जनसंघ के टिकट पर ही चुनाव लड़ते। तो आज मैं ये कह सकता हूं कि चाहे गांधी जी हो, चाहे डॉक्टर अंबेडकर साहब हो, चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे हमारे देश के अन्य हमारे पूर्वज, वो व्यक्ति नहीं थे, वो एक चरित्र थे। वो कालखंड था कि हमारे पूर्वजों ने अपने कृतित्व से, व्यक्तित्व से समाज को, राजनीति को एक चरित्र दिया, और उस चरित्र का अवलंबन करना देश को आगे बढ़ाने के रास्ते में निश्चित रूप से हम सबके लिए अत्यंत ही लाभप्रद है। इसलिए हम अपने सभी पूर्वजों को पढ़ें और उनके बताए हुए मार्ग के प्रकाश में अपने जीवन की दिशा को तय करें। ईश्वर आप सबको उज्जवल भविष्य प्रदान करे, ऐसी शुभकामना देते हुए IITM यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भारत।